नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। तो आज हम लोग क्लास 9 विषय मैथ्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति ना, यानी कि नंबर सिस्टम, उसमें ये जो है कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो भी थियरी प्लस न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। आइए, तो सर्वप्रथम दिया है प्राकृतिक संख्याएं ना, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में चाहे कहीं भी जाएं तो हमारे दिनचर्या में मैथमेटिक्स का जो हर जगह यूज है, तो उसमें जो संख्या हम लोग काउंटिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, गिनती के रूप में प्रयोग में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो संख्याएं हम लोग गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या फिर वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद दिया गया इसमें पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ये तो प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन जब इसमें हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो यही संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। ठीक, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट पार्ट में दिया है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इनके बीच का डिवाइडर देखिए जीरो होता है। जीरो से जब राइट साइड में जाएंगे तो +1 हो जाएगा ए, फिर +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। लेकिन इसके जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं उन्हें ही हम पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ पे इस तरह से इसका उदाहरण दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, -3 -2 -1, इसके बाद 0, फिर +1 +2 +3, ठीक है। इसके बाद आता हम लोगों का ए प्राकृतिक संख्या ना, ए प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर स्थित होते हैं, या फिर यूं कहें कि जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर ना, परिमेय संख्या की रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है। और जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो, जैसा कि इसके पहले हम लोग अभी पूर्णांक को समझ के आ रहे हैं, तो ये वही है जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो और Q जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन्हें हम
परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए P बाई Q का मतलब कि भिन्न के रूप में जिसको हम लिख सकें, ठीक है। अब P और Q है तो ये संख्याएं जैसे P Q का मतलब कि यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। और जो ये P और Q है एक पूर्णांक हो तथा Q यानी कि इसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे 1/2 हो गया और -3/4 हो गया और ये 5 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा, जैसे मैंने बताया कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप 5 को कैसे कह रहे हैं? देखिए कोई भी संख्या होती है, जैसे 5 हो गया तो इसके बटे में हम लोग 1 लिख देंगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या फिर 0 है या फिर 2 है या फिर 3 है, किसी भी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर ना। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और इनका दशमलव रूप न समाप्त होता है और न ही दोहराता है। कहने का मतलब कि जैसे इसका दशमलव रूप न दोहराता है और न समाप्त होता है कि मतलब जैसे 10/2 कर दिए तो ये भिन्न जो है कि 0 हो गया ना, समाप्त हो गया। और एक होता है कि 3/2 को हम लिख देते हैं, तो एक होता है कि जैसे 1.2222 ऐसे जो है कि करके संख्याएं चलती जाती हैं और उसमें रिपीट होती जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके कहने का मतलब। इसमें जो है कि देखिए √2 हो गया और एक पाई हो गया, ठीक है। √3 हो गया, ठीक है। और 0.101001 मतलब जैसा कि यहाँ पे ऊपर बताया ना कि इसका दशमलव रूप न तो समाप्त हो और न आपस में रिपीट करे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/5 और 3/5 के रूप के बीच में, सॉरी 2/5 और 3/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जैसे 2/5 हो गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/5 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3/5। अब देखिए जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो हर तो दोनों का सेम है, 3/5 है और यहाँ पे 2/5 है, तो इसमें जितनी भी परिमेय संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए कहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी तो 5 संख्या जो है कि निकालने के लिए कह रहा है, तो जितनी भी संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उससे एक नंबर आगे, ठीक है ना, लेकर के दोनों संख्याओं में अंश और हर में गुणा कर देंगे। जैसे हमसे यहाँ पे बोला कि 5 संख्या निकाला तो 5 + 1 यानी कि 6, ठीक। अब 6 का हम लोग इसमें और इसमें 2/5 और 3/5 में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 2 छक 12 और 6 पाँचे 30 हो गया। और यहाँ पे हो गया 3 छक 18 और 6 पाँचे 30, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों के बीच में हमें निकालना है, तो यहाँ हो गया 12, 12 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद यहाँ पे आएगा 13/30 और यहाँ पे हो गया 14/30, सॉरी, और फिर यहाँ पे हो गया 15/30, फिर यहाँ पे हो गया 16/30, फिर यहाँ पे हो गया 17/30 और फिर यहाँ पे आ जाता है 18/30, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, 12 और 18 के बीच में, ठीक है। देखिए काउंट कर लेते हैं, हमें 5 निकालना है, तो 1 2 3 4 और 1 5, इस प्रकार हम लोग 5 परिमेय संख्याओं को निकाल दिए, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, ठीक है। 2/5 और
यहाँ पे दिया 2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। तो ऊपर हम लोग जो देखे उसमें तो दोनों का हर समान था, यानी कि हर बराबर था, और यहाँ पे दोनों का हर बराबर नहीं है, यानी कि ये 2/5 है और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3/4 ना, 3/4। तो देखिए सबसे पहले इसका हर हम लोग बराबर करते हैं, यानी कि 3/4, तो इसका हर है, जो सेकेंड वाले का हर है उसको पहले वाले के साथ ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और जो पहले वाले का हर है उसको सेकेंड वाले के साथ अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4/4 हो गया, और यहाँ पे इसमें कर देते हैं 5/5, तो 5×3 = 15 और 5×4 = 20, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4×5 = 20। ठीक है, ये 8 है, इसको 8 बना लीजिए। एक मिनट, इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 8 है, ओ सॉरी, इसको ये 8 है, ठीक है। 8/20 हो गया। तो 8/20 के बाद जो है कि ये 8/20 है और ये 15/20 है, ठीक है। तो इसमें 8 के बाद 9/20 आएगा, फिर 10/20 आएगा, फिर 11/20 आएगा, फिर ये 12/20 आएगा, और इसके बाद 13/20 और ये 14/20। ठीक है, इतना हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग को 5 बोला है, तो इसमें से किन्हीं 5 संख्याओं को हम लोग लिख देंगे, वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट में। इसमें दिया है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो देखिए अपरिमेय संख्या यानी कि हम √2 को कर सकते हैं, या फिर √3 को कर सकते हैं, या फिर √5 को, हम किसी भी संख्या को किसी संख्या पे दिखा सकते हैं जो अपरिमेय हो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए, एक हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ना। लाइन हम लोग यहाँ पे इसको खींच देते हैं, सॉरी ये काफ़ी ऊपर हो गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे, ठीक है, और इनके बीच में हम लोग इसको चाहें तो हम और आगे बढ़ा सकते हैं, और बीच में यहाँ पे एक बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि 0 डिवाइडर काम करता है, तो उसके पहले माइनस में यानी निगेटिव में संख्या होती है और उसके बाद पॉजिटिव में होती है। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो गया, और एक +2 हो गया, और एक ये +3 हो गया ना, और इधर ये -1 हो गया, -2 हो गया, और ये -3 हो गया। ठीक, -3 -2 और -1। ठीक, तो -1 0 फिर +1, तो +1 जो है इस पे हम लोग चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, ये हो गया 90 अंश, यहाँ पे ये 90 अंश हो गया। ठीक है, अब लेंगे हम लोग वो कंपास, उसकी सहायता से इसको मान लेते हैं कि ए बिंदु बी हो गया और ए बिंदु ए हो गया ना, और ओ तो है, तो ओ और बी के बीच में कंपास की सहायता से हम लोग इसकी दूरी को मेजर कर लेंगे, और उतनी ही दूरी मान करके बिंदु 1 +1 जो है और +2 के बीच में एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाली दूरी यहाँ पे कोई इससे जो है कि यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं ना, तो बिंदु
जो बीच में जो है कि यहाँ पे चाप है, इसको सी मान लेते हैं हम लोग ना। तो ओ बी की दूरी जो होगी और ओ सी की दूरी होगी, ये दूरी जो है आपस में बराबर होगी। ठीक है, ओ बी और ओ सी की दूरी जो है वो आपस में बराबर होगी। जैसा कि हमने पहले माना है कि ये दूरी 1 सेंटीमीटर है और ए बी दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को मैं एक बता देता हूँ कि जब त्रिभुज में किन्हीं भी दो साइड्स दिया हो, जैसे लंब और ये आधार है और ये सामने वाला कर्ण है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो जब लंब और आधार दिया हो और कर्ण को निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो जैसा कि हम लोगों का नीचे वाला ये आधार है और साइड्स वाला जो है कि लंब है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण कर्ण यानी कि ये तो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कर्ण इन लोगों को निकालना है। हम लोगों को लंब दे दिया है 1 और आधार दे दिया है 1। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जब कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 है, तो यहाँ से जब हम ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे एक रूट लग जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण हमारा आ गया, जो कर्ण की वैल्यू है ये हमारी √2 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग √2 को यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा दिए। ठीक है ना, और यहाँ पे बता दिए कि ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ओ बी की जो दूरी है ओ सी के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार देखिए यहाँ पे दिया है 7/8 ना, 7/8 यानी कि 7/8। तो यहाँ पे 7 में 8 का जब भाग देंगे तो वो भाग नहीं जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 25 40, 8 छक 48, 8 पत्ती 56, 8/64। ठीक, 8/64, यहाँ पे 64 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। 64 से काउंट करेंगे 6 बचेगा, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 7 56 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 56, 60 में 56 जाएगा, 4 हो गया, और फिर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 5 40। ठीक है, यहाँ पे 40 होगा और कट गया। तो इस प्रकार जो हमारा ये 7/8 है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव का कैसा प्रकार है ये शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है ना, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पार्ट, यानी कि जो 10/3 दिया है। 10/3 में जो करते हैं, यहाँ पे इसका 3 तरीके 9 हो जाएगा, एक, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हो जाए 3 तरीके 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जब करते जाएंगे ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, ये ऐसे ही चला जाएगा। तो इसमें दशमलव का जो प्रकार है, ठीक है, दशमलव का जो प्रकार है अशांत दशमलव प्रसार है, मतलब ये कभी नहीं कटेगा। इसको हम लोग कहीं भी करते जाएंगे तो ये कभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार है इसका। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है इसका। ठीक है, दशमलव अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है बार है, इसके ऊपर ये बार है ना, 0.3 के ऊपर बार है। 0.3 के ऊपर बार का मतलब कि संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे
0.333333 इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है ना। तो जब ऐसी संख्या आती है तो जो 0.33 होता है या फिर इसके बाद कोई भी नंबर होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो माना यानी कि लेट x बराबर 0.3333 ना, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक पे दशमलव, दशमलव हटाने के लिए हम लोग 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। देखिए जब बराबर के दोनों 10 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10x और बराबर 3.3333, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 10x बराबर 3.3333 ना, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0.333, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, तो 10 में से 1 जाएगा तो ये 9x हो जाएगा और 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा और उसके बाद ये 0 0 0 0, ठीक। अब 9x बराबर 3 है तो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये 9 जो है इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा तो इसलिए x बराबर 3/9। तो 3/9 है तो अब 9 कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9, ठीक है। तो x बराबर हो गया 1/3, x बराबर 1/3 हो गया ना, x बराबर 1/3। तो आप लोग समझ पा रहे हैं जैसा मैंने बताया था परिमेय संख्याओं में कि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक ऐसी संख्या हो गई, यहाँ 1/3 एक परिमेय संख्या हो गई ना, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या हो गई। और इसका दशमलव प्रसार देख लेंगे तो मान लीजिए ये जो 1/3 है इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं 0.3333, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि 0.333 को p/q के रूप में व्यक्त करके दिखा दिए हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो फिर वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करे, बिल्कुल जो है कि उसको बताया जाएगा चीज़ें कैसे हुई हैं। इसके बाद हम लोगों का आता है अगला नंबर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यही है ना, हाँ, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जो एक समान जाति का होता है वो उसको एक साथ जोड़ा या घटाया जाता है और जो एक अलग जाति का होता है उसको उसके साथ जोड़ा या घटाया जाता है। मतलब देखते होंगे जब आप लोग क्लास में तो लड़कियों का एक अलग ग्रुप होता है और लड़कों का एक अलग ग्रुप होता है ना, तो लड़कों को लड़कों के साथ और लड़कियों को लड़कियों के साथ सेम वही कहानी यहाँ पे है। देखिए जैसे यहाँ पे है 2√3 और ये 5√3, सॉरी 2√2 + 5√3 और √2 हो गया इधर और -3√3। तो इसमें जो ये √2 वाला पार्ट है और √2 वाला पार्ट है ये दोनों सजाती हैं, यानी कि ये दोनों समान जाति के हैं और 5√3 -3√3 वाला जो पार्ट है वो अपने जाति के हैं। तो जो 2√2 है यानी कि यहाँ पे 2√2 वाला जो पार्ट है, √2 वाला पार्ट है, इसको एक साथ हम लोग करेंगे तो 2√2 + √3 जो है यानी कि a और a एक साथ हो जाएगा तो 2√2 + √2 यानी कि ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक का मल्टीप्लाई होता तो
2 के साथ एक का मल्टीप्लाई पहले से है, तो 2√2 प्लस 1√2 जो है वो मिलके 3√2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5√3 में से ये माइनस 3√3 घट गया, यहाँ पे ये 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 हो गया। 5√3 माइनस 3√3 हो गया, तो ये 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और √3 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में जो माइनस का चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ठीक यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। और इसमें देखिए अब गुणा वाला पार्ट है, 6√5 है गुणे 2√5 है, तो जो 6 है इसका गुणा 2 में होगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे अब रूट में दोनों संख्या है तो रूट में दोनों संख्याएं हो जाएंगी। देखिए कभी भी जब रूट में संख्याएं पेयर के रूप में है फिर जोड़े के रूप में हो, तो जब वो संख्याएं रूट के बाहर आती हैं, जैसे मान लीजिए कि रूट में a इंटू बी हो जाए, तो जब ये संख्या सॉरी a इंटू ए हो जाए, तो जब ये संख्याएं रूट से बाहर आएंगी तो अकेले बाहर आएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जब a रूट में 5 गुणे 5 है, तो जब रूट से बाहर आएगी तो 12 और सिंगल 5 आएगा, यानी कि 12 5 60, यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 8√15 8√15 भागे 2√3। तो जब हम लोग भाग देंगे तो दो, मैंने पहले बताया कि फजाती जो जिस जाति का रहेगा उसी जाति के साथ उसको हम संक्रिया करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे। तो दो का जो है कि भाग 5 में करेंगे, तो सॉरी 2 का भाग जो है कि 8 में करेंगे, तो 2 चौका 8, 4 बार हो गया, और √3 का हो गया तो 3 5 15 हो गया ना। तो यहाँ पे 4 और √5 हो गया, ठीक है, 4√5 हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हालांकि ये फार्मूला पहले मुझे बता देना चाहिए था, ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए √a है और मल्टीप्लाई √b है, तो रूट में जब संख्याएं होती हैं, ठीक है, रूट में a इंटू रूट में b, तो इसको पूरे संख्याओं को √a भी हो जाता है, ठीक है ना, वही यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे √a डिवाइड बाई √b है, जैसे √a भागे √b है ना, तो इसको ऐसे लिखा सकते हैं √a बटे √b, ठीक है, √a बटे √b। और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और इसके आगे है, इसको बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र, वर्गांतर का सूत्र। तो मान लीजिए जब a वर्गांतर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी, इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब आता है हम लोगों का अगला टॉपिक, परिमेयीकरण, ठीक है। परिमेयीकरण को हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है, और सबसे पहले देखते हैं कि परिमेयीकरण करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। तो जब कोई संख्या हर में और रूट के फॉर्म में आ जाए, यानी कि कर्ण के फॉर्म में आ जाए, तो उसको यानी कर्ण को हटाने के लिए हम परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 और √3, तो जो कर्णी में नीचे यानी हर दिया होता है, जब ये p/q के रूप में संख्या होगी, तो जो हर होता है इसी का अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
करनी में 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो जाएगा 2√3। और जैसा कि मैंने अभी इसके पहले में एक फार्मूला बताया था कि जब करनी में 2 संख्याएं होती हैं ऐसे, तो उनका आपस में गुणा कर दिया जाता है। और उसमें जब करनी में 2 संख्याएं पेयर के रूप में होंगी, यानी जोड़े के रूप में होंगी, जो करनी से बाहर कोई एक ही संख्या आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 2√3 अपान सॉरी 2√3/3, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समस्या हुई कि पहले तो 2√3 था, अब यहाँ पे आ गया 2/2 प्लस √3। इसको कैसे करेंगे? तो जैसा मैंने बताया कि हर को ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है, यहाँ पे भी सेम वही होगा, बस अंतर इतना होगा कि जो इसके बीच में चिन्ह होगा उसको विपरीत चिन्ह के साथ जो है कि ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो आइए 2/2 प्लस √3 गुणे 2 माइनस √3 और यहाँ पे 2 माइनस √3, ठीक है। मैंने बताया ना अभी कि जस्ट उसी संख्या से करेंगे लेकिन चिन्ह विपरीत होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2 दूनी के 4 और बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, ठीक। हम अभी इसके पहले एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, जब एक क्वेश्चन में a प्लस बी है और एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो इसके बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है उसको हम a मान लेते हैं और √3 है इसको हम b मान लेते हैं, तो यहाँ पे a प्लस बी हो गया। और यहाँ पे a 2 को a माने हैं और √3 को b माने हैं, तो a माइनस बी हो गया ना ये फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर वाला सूत्र। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 2 √3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस, देखिए कोई भी संख्या जब करनी में है और उसका स्क्वायर क्या आता है तो करनी हट जाती है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और करनी में 3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपान 1, ठीक। तो ए हमारा आंसर हो गया। हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं लिखें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इससे आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करें। इसमें दिया है ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के कुछ नियम हैं, हालांकि ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब हम आगे की कंपटीशंस के एग्जाम्स देंगे तो उसमें भी यही नियम आएंगे, बशर्ते फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका लेवल थोड़ा सा उसमें हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है a के पावर m इंटू a के पावर n। तो देखिए जब 2 संख्याएं गुणे के फॉर्मेट में हो और आधार सेम हो, आधार का मतलब कि जिसपे घात लगा होता है, तो जो ऊपर होता है वो घात होता है, नीचे जो होता है वो आधार होता है। तो जब आधार सेम है तो घातों को आपस में गुणा कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर m और प्लस n, ठीक है। और यहाँ पे जब a के पावर m और होल के पावर n होता है तो जब ये जो ऊपर जो घातें होती है घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार a के पावर m इंटू n हो जाएगा। परेशान नहीं होइए, अभी
ऐसे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद जस्ट मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, वहाँ पे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है a के पावर m भागे a के पावर n। तो देखिए जब आधार सेम हो, ठीक है, और भाग की क्रिया की गई हो, तो जो घाते होते हैं उनका आपस में घटा दिया जाता है उनको। तो इस प्रकार a के पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ a के पावर m इंटू b के पावर m है, तो इसको a इंटू बी के पावर m हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए अब वही चीजें आ गई, जैसे ए आधार है और ऊपर घात है। तो जैसा मैंने बताया कि गुणा की क्रिया की गई हो और आधार सेम हो तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 के पावर 2 प्लस 1, ठीक है। तो 3 के पावर 2 प्लस 1 3 हो गया। तो इसको इस तरह का लिख देते हैं 3 गुणे 3, ठीक। तब 3 3 9 3 27 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 27 हो गया। और ये भी वैसे ही है, जैसे 2 के पावर, जब ब्रैकेट में 2 घात हो तो उनका आपस में गुणा कर देते हो। 2 के पावर 2 गुणे 3 यानी कि 2 के घाते 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसको 2 के घाते 6 का मतलब कि 2 का 6 बार गुणा किया गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इस प्रकार आ गया 64, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है 2 के घाते 4 और 2 के घाते 2। तो जैसा कि हम लोग फार्मूले में देखे गए थे कि जब भाग की क्रिया हो और आधार सेम हो तो घातों को आपस में घटा दिया जाता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 के पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 4 में फिर 2 जगह 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये संख्या ए है और बी है, ए इंटू बी की पावर जब घाते समान हो तो इन दोनों को गुणा करके जो घाते हैं उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। यानी कि 2 गुणे 3 पूरे के घाते 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 के घाते 2 हो जाएगा। 6 के घाते 2 का मतलब कि 6 का गुणा 2 बार किया गया है, यानी 6 गुणे 6 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 36। एक मिनट सॉरी, इसको हटा देते हैं फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 6 यानी कि ये 36, ठीक है। पूरे वीडियो में किसी को भी कोई डाउट हो, एक सिंगल बंदे को भी, तो कमेंट करे, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। आते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट